हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को आपके प्यारा चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती में दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे कि प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना में क्या चीज़ है और ये क्यों आवश्यक है और इसे क्यों भारत के संविधान की आत्मा एवं कुंजी कहा जाता है। तो साथियों, चलते हैं आज के क्लास में। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रस्तावना में हालांकि आप सबको याद होगा प्रस्तावना, या कुछ को याद नहीं भी होगा। जैसे बोलते हैं हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी इत्यादि शब्द जो है प्रस्तावना में उल्लिखित किया गया है। तो साथियों, याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, तो चलते हैं हम आज के क्लास में। तो आज के क्लास में साथियों सबसे पहले जानेंगे कि प्रस्तावना या उद्देशिका, यह जो है एक ही बात है। उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, आप कुछ भी कहिए, वो एक ही बात हुआ। कैसे? तो इसको पहले हम सिद्ध करते हैं। तो सर्वप्रथम जो है चलते हैं पिछले क्लास में। तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जे.एल. नेहरू ने भारतीय संविधान के लिए जो है, भारत का संविधान कैसा होगा, क्यों होगा, इन विषय के लिए एक उद्देश्य जो है वो अपना प्रस्तावित किया। यानी एक उद्देश्य को उन्होंने प्रस्तावित किया और यही उद्देश्य जो था भारत का संविधान, ये प्रस्तावना आगे चलकर हुआ, क्योंकि इसी में प्रस्तावना के सारे झलक जो है दिखते हैं और यही भारत के उद्देश्य था कैसा होगा। तो यह उद्देश्य जो है पारित किया गया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और जबकि यह जो है 22 जनवरी 1947 को यह जो है पास हो गया। भारत के उद्देश्य का जो प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू, साथियों यह जो है 22 जनवरी 1947 को यह पास हो गया। क्योंकि पहले जो संविधान सभा का बैठक हुआ था उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, तो उन्हीं का जो है इसमें इंतज़ार था कि वो अपना समर्थन देंगे या नहीं। तो उनके समर्थन के बाद जो है 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया, यानी पास हो गया। तो साथियों, यही जो है आगे चलकर भारत के प्रस्तावना या उद्देशिका बना, यानी कि सारे उद्देश्य जो है, इतना सारे झलक उसी समय उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो आप जान गए कि भारत के प्रस्तावना या उद्देशिका एक ही बात हुआ। तो साथियों, भारतीय प्रस्तावना में देखिए 4 भाग में ये जो है बटा हुआ है। मूल रूप से भारत के प्रस्तावना भारत के प्रस्तावना में एक है संविधान के स्रोत, एक संविधान का स्रोत है, और दूसरा है इसकी प्रकृति या स्वरूप, प्रकृति क्या है या स्वरूप क्या है, और उसके बाद इसका तीसरा बिंदु जो है उद्देश्य क्या है, यानी ये इसका जो है उद्देश्य क्या है, यह भी एक इसका भाग है। उसके बाद साथियों एक और बिंदु है कि इसका जो है अंगीकार, यानी कि अंगीकृत जो किया गया था उसका जो है तिथि इसमें दर्शाया गया है, यानी इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो चारों भागों का स्रोत इस प्रकार से है। तो साथियों, सर्वप्रथम जानेंगे कि भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि यह जो है लिखित है। भारत का संविधान लिखित है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि भारत ने विश्व के बहुत सारे देशों से जो है उनके स्रोत को अपनाया है भारतीय संविधान में। यानी वहाँ के जो परंपरा है उस परंपरा में थोड़ा सा जो है ये अपना कुछ नए परिवर्तन को जोड़ के, यानी उसके अनुसार जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलाव करके अपने संविधान में ग्रहण किए। तो इस प्रकार से भारत का संविधान लिखित और विश्व का सबसे बड़ा संविधान हो गया, क्योंकि भारत ने बहुत सारे देशों से जो है संवैधानिक स्रोत ग्रहण किए। ये हो गया और लिखा गया है। तो साथियों, लिखित संविधान की सर्वप्रथम जो है अवधारणा वो फ्रांस की देन है, यानी लिखित संविधान की सबसे पहला अवधारणा जो मिला था वो फ्रांस से मिला था। तो ये बात आप जान गए। और उसके बाद साथियों चलते हैं
इनके जो है प्रस्तावना के प्रस्तुत पंक्ति की ओर। आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि प्रस्तावना का जो है पहला लाइन यानी सबसे ऊपर का जो लाइन है वो है हम भारत के लोग। यह जो है प्रस्तावना का सबसे पहला लाइन है कि हम भारत के लोग अर्थात भारत के जनता, यानी संविधान के स्रोत अर्थात भारत के संविधान का समस्त स्रोत जो है जनता में निहित है। यानी भारतीय संविधान का जो है समस्त स्रोत वो केवल जनता है। इसलिए पहला लाइन जो है वह हम भारत के लोग से शुरू होता है, यानी हम भारत के लोग अर्थात भारत के जनता। उसके बाद साथियों ये स्रोत हो गया और उसके बाद प्रस्तावना के प्रकृति की ओर चलते हैं या इसका स्वरूप क्या है। तो इनकी प्रकृति या स्वरूप की ओर चलेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यही हुआ कि भारत जो है आंतरिक एवं बाह्य रूप से किसी के दबाव में नहीं है। यानी आंतरिक रूप से भी किसी के दबाव में नहीं है भारत की जनता, और बाह्य रूप से भी किसी देश के दबाव में नहीं है भारत के जनता। यानी भारत के जनता जो है किसी भी मामले में किसी के अभाव प्रभाव दबाव में बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ यही हुआ कि भारत की जनता जो है यहाँ जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यानी इस पर किसी भी देश का जो है भारत पर शासन व्यवस्था नहीं है। पहले था, लेकिन जब यह लागू हो गया तो इनका उद्देश्य जो था कि यहाँ जो है किसी भी देश का शासन व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो है यहाँ की जनता प्रभुत्व संपन्न है। उसके बाद साथियों समाजवादी शब्द, तो समाजवादी शब्द का अर्थ हुआ कि भारत में समस्त जो है समाजवादी को अपनाया गया है। यानी यहाँ के हर परंपराओं में समाजवादी को अपनाया गया है, क्योंकि भारत में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था समाजवादी है। उनमें जो है समस्त शक्ति जनता के पास में है। उसके बाद भारत की जो है अर्थव्यवस्था वो मिश्रित है, यानी सार्वजनिक एवं निजी दोनों का जो है उस पर दोनों क्षेत्र का अधिकार है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि समाजवादी शब्द जो है समस्त सामाजिक लोगों का अधिकार है। उसके बाद साथियों पंथ निरपेक्ष, इसी का एक और नाम है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही बात हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में राज्य स्तर पर कोई निजी धर्म नहीं है। यानी भारत में जो है राज्य स्तर पर कोई निजी धर्म नहीं है। आप भारतीय लोग जो हैं किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आप वो जो है धर्म को मानना या ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। यानी इसमें जो है राज्य का कोई धर्म नहीं है राज्य स्तर पर। ये हो गया। उसके बाद साथियों लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है यहाँ का जो है राजनीतिक शक्ति जनता के पास है। यानी लोकतंत्रात्मक का अर्थ हुआ कि लोगों के द्वारा यानी जनताओं के द्वारा जो चुना जाता है प्रतिनिधि, वह जनता के ऊपर शासन करता है। और वो इसका अर्थ यही हुआ लोकतंत्रात्मक, यानी कि जनता चाहे तो वो किसी भी सरकार को बदल सकता है, यानी नए सरकार को ला सकता है, या उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने ऊपर जो है किस व्यक्ति को चुनेंगे शासन करने के लिए। तो आप समझ गए लोकतांत्रिक का अर्थ, लोकतंत्रात्मक का अर्थ। उसके बाद साथियों गणराज्य या गणतंत्र। गणराज्य या गणतंत्र हम उस देश को कहेंगे जिस देश में कोई भी पद, बड़े से बड़े पद वंशानुगत नहीं हो। यानी कोई भी जो ऐसा पद जो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता हो, वह हो गया गणतंत्रात्मक। क्योंकि भारत में जो है जनता के पास वो अधिकार है कि वो अपने ऊपर शासन करने के लिए किसे चुनेंगे किसे नहीं चुनेंगे वो बदल सकते हैं। यानी इसका अर्थ गणतंत्र का यही हुआ कि इस पर कोई भी पद जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि चीज़ों का जो पद है वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं है, वंशानुगत नहीं है।
तभी हम उस देश को गणतंत्र या गणराज्य कह सकते हैं। तो इतना बात समझ गए इसका जो है प्रकृति क्या है। उसके बाद साथियों उद्देश्य क्या है, अब जानेंगे कि भारत के प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में जानेंगे तो सबसे पहले जो है इनका उद्देश्य है न्याय। न्याय भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है। आपको पूछा जाएगा कि भारत के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का जिक्र किया गया है, तो 3 प्रकार के न्याय का जिक्र किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी सामाजिक तौर पर न्याय मिलेगा और आर्थिक रूप से मिलेगा और राजनीतिक रूप से, यानी 3 प्रकार के जो है न्याय की विशेषता या उद्देश्य इसमें दिखाया गया है, बताया गया है और दिया गया है। उसके बाद साथियों इसमें जो है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता पूछता है कितने प्रकार का दिया गया है। ये प्रस्तावना में, भारत के प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, तो वह है 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख इस प्रकार से है। विचार करने की स्वतंत्रता, कोई व्यक्ति विचार कर सकते हैं, अपना मन में कुछ भी विचार कर सकते हैं। उसके बाद अभिव्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है अपने मन की बात को व्यक्त कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। उसके बाद साथियों विश्वास, विश्वास के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। आप किसी के बात पर विश्वास करें या ना करें, इसलिए आप बाध्य नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं। उसके बाद साथियों धर्म की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है, यानी कि धर्म जो है, धर्म के लिए आप स्वतंत्र हैं। धर्म आपका मर्जी है, आप माने या ना माने, या किस धर्म को माने या किस धर्म को नहीं माने, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें धर्म की स्वतंत्रता दिखाया गया। उसके बाद उपासना की स्वतंत्रता, उपासना आप करिए ना करिए, मानिए ना मानिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें उपासना के लिए भी स्वतंत्र हैं। यानी इसमें जो है भारतीय के प्रस्तावना में कुल 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। उसके बाद साथियों आगे है समानता। समानता भी 2 प्रकार से दिया गया है, यानी समानता 2 प्रकार से दिया गया है। समानता का अर्थ या समता का अर्थ यही हुआ कि व्यक्ति, कोई भी समाज के वर्ग के व्यक्ति जो है बिना किसी भेदभाव के साथ कोई भी अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। यानी बिना किसी भेदभाव के कोई भी व्यक्ति किसी भी अवसर को प्राप्त कर सकते हैं, इनके लिए समान व्यवस्था किया गया है। तो यह जो है इसमें 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, समता या समानता। तो यह है प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भारत के प्रस्तावना में दिखाया गया है। 2 प्रकार से समानता है। उसके बाद साथियों आगे है व्यक्ति की गरिमा। किसी भी व्यक्ति की गरिमा को आप बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद ये भारतीय संविधान का उद्देश्य है। उसके बाद है राष्ट्र की एकता और अखंडता। यानी भारतीय संविधान का प्रसिद्ध जो उद्देश्य है वो है राष्ट्र की एकता। भारत में जो है एकता बनाए रखना है एक दूसरे के साथ, ये भारत के प्रस्तावना का उद्देश्य है। उसके बाद है अखंडता। अखंडता का अर्थ यही हुआ कि भारत जो है अखंड भारत है और इसे विभाजन नहीं किया जाएगा। यानी हमें विभाजन बिल्कुल भी नहीं अच्छा है। तो इसके लिए यह जो है भारत मेरा अखंड है, बिल्कुल भी इसमें विभाजन नहीं होगा। उसके बाद साथियों आगे है एक और जो झलक है प्रस्तावना का, वो है अंगीकार की तिथि जो है इसमें दर्शाया गया है। क्योंकि संविधान के आखिरी लाइन में जो बोला जाता है कि संविधान सभा में जो है 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा, यानी इस सभी सदस्यों के द्वारा जो है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी भारत के संविधान के प्रति जो है हम आत्मसमर्पित करते हैं। तो यह व्यवस्था जो है, ये जो है व्याख्या भारत के प्रस्तावना में किया गया है। यह इसकी एक अलग विशेषता है हमारे प्रस्तावना का।
क्योंकि भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये बात जो है, इतना बात आप समझ गए। तो साथियों, इसके बाद जो है, जब इतना सारे व्याख्या है, इतना सारे उद्देश्य है, स्रोत है, प्रकृति है, स्वरूप है, फिर भी जो है भारत के प्रस्तावना को एक था बेरूबारी बनाम भारत संघ, ये आया था 1960 ईस्वी में, बेरूबारी बनाम भारतीय संघ। तो इस जज के फैसले में जो है संविधान, ये प्रस्तावना को संविधान का मूल अंग नहीं माना, यानी इसको जो है संविधान का अंग भी नहीं माना, संविधान का जो है अंग भी नहीं माना। और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना को जो है, इसमें जो लिखा गया है उसमें संशोधन नहीं होगा, यानी यह संविधान का मूल अंग नहीं है, इसलिए जो है प्रस्तावना में संशोधन नहीं होगा। तो यह बात कहने वाले थे बेरूबारी बनाम भारतीय संघ। लेकिन साथियों, इसके बाद आया था एक जज, 13 सदस्यों वाला न्यायाधीश, वो न्यायाधीश था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और यह जो आया था 1973 में आया था, 1973। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह 13 सदस्य का एक जज का पैनल था, जिसमें इन्होंने कहा कि ये जो है प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है, अतः इसमें जो है अगर राज्य के हित में होगा तो इसमें संशोधन हो सकता है। इन्होंने कहा कि अंग है और इसमें जो है संशोधन हो सकता है। तो साथियों, संशोधन हो सकता है, एक कहने वाले व्यक्ति हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के जज पैनल में सुनाया गया। और यह न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश केशवानंद भारती, जिनमें जो है अंग माना और इसमें बोला अगर हित में होगा, भारत के हित में होगा तो इसमें संशोधन भी होगा। तो साथियों, यह 1973 में सुनाया गया था फैसला। और उसके बाद जो है सर्वप्रथम अभी तक जो है भारत के एक संविधान में, ये प्रस्तावना में, भारत के प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन हुआ था, तो वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1976 में। एकमात्र प्रस्तावना में संशोधन हुआ था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें जो है 3 शब्द को जोड़ा गया था। 3 शब्द वो था समाजवादी, और एक था, ये पहला हुआ, और ये दूसरा हुआ पंथ निरपेक्ष या जिसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद था राष्ट्र की एकता या अखंडता, एक था। तीसरा जो था वो था राष्ट्र की एकता और अखंडता अखंडता। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, ये तीनों शब्द जो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। साथियों, इसके पहले जो है प्रस्तावना में ये 3 शब्द जो है नहीं थे, यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, उसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी ये 3 शब्द जो है
प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में नहीं था। जब इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, तब ये शब्द जो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता नहीं था। इसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में जो फैसला सुनाया गया, उसके बाद संशोधन हुआ, यानी कहा कि संशोधन हो सकता है। तो उसके बाद जो है प्रस्तावना में संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और वह जो है इनमें 3 शब्द को जोड़ा गया, और ये तीनों शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। और पूछा जाता है कि मूल संविधान में कौन सा शब्द नहीं है, तो ये होगा। और पूछा जाता है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया, तो वो होगा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो साथियों, इतना बात आपने समझ गया। अब चलते हैं इसकी मुख्य विशेषता में, कौन से व्यक्ति ने इसको क्या कहा। यानी भारत के प्रस्तावना के बारे में कुछ हमारे व्यक्तियों के, यानी कुछ विशेषज्ञों का मत है कि भारत का संविधान क्या है। तो साथियों, सबसे पहले देखते हैं, एक व्यक्ति है अर्नेस्ट बार्कर। ये अर्नेस्ट बार्कर जो है भारत के संविधान को जो है, ये प्रस्तावना को, यानी प्रस्तावना को जो है अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की कुंजी कहा, कुंजी नोट। पूछा जाता है प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा, तो वो होगा अर्नेस्ट बार्कर। उसके बाद साथियों, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, परिचय पत्र किसने कहा, तो वो है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने भारत के प्रस्तावना को भारत के संविधान का परिचय पत्र कहा। यह जो है प्रस्तावना भारत के संविधान का परिचय पत्र है, क्योंकि इसी में भारत के सारे परिचय दर्शाया गया है। ये कहने वाले थे N.A. पालकीवाला। उसके बाद साथियों, एक व्यक्ति था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। यह जो है प्रस्तावना के बारे में कहा कि भारत के प्रस्तावना जो है वो दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यानी भारत का प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह कहने वाले व्यक्ति हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रस्तावना के बारे में कहा कि प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। उसके बाद साथियों, एक है ठाकुर दास भार्गव। तो यह जो है प्रस्तावना के बारे में कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। किसने कहा? ठाकुर भार्गव दास। यानी ठाकुर भार्गव दास प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, जबकि N.A. पालकीवाला परिचय पत्र कहा, और जबकि अर्नेस्ट बार्कर प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा, जबकि दीर्घकालीन सपनों का विचार अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था। तो साथियों, इतना बात हमारे प्रस्तावना के बारे में कहने वाले विशेषज्ञ हैं ये सब। उसके बाद साथियों, जब इतना सारे स्रोत हैं, तो हम कह सकते हैं कि भारत की जो है प्रस्तावना संविधान का कुंजी अर्थात आत्मा है। पूछा जाता है प्रस्तावना को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का कुंजी या आत्मा कहा जाता है, क्योंकि कुंजी कहने वाले व्यक्ति थे अर्नेस्ट बार्कर और आत्मा कहने वाले व्यक्ति थे ठाकुरदास भार्गव। ये बात समझ गए। उसके बाद साथियों, भारतीय संविधान में जो है राजनीतिक व्यवस्था में जो है सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो है भारत का संविधान। यानी राजनीति व्यवस्था में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा कुछ भी है तो वो है भारत का संविधान। चाहे राजनीति करने वाले कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन उनसे ऊपर जो है भारत का संविधान है, क्योंकि वो कुछ भी करे, कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे, मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, तो वह जो है एक भारतीय संविधान के दायरे में रहकर ही उसको कुछ ना कुछ करना होगा। यानी इनके दायरे के बाहर वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो यह जो है इसीलिए कहते हैं कि भारतीय का जो है संविधान राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊंचा है। तो साथियों, ये था मेरा आज का क्लास प्रस्तावना के बारे में। तो मैंने इतना सारे बात आपको समझाया है। अगर यह आज का क्लास आपको अच्छा लगे तो आप निश्चय ही लाइक
शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को। और साथियों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आपके बीच मिलता रहे। तो साथियों, आज इतना ही, फिर मैं अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा।